नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो साहब, वेस्ट बंगाल पब्लिक एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल 2026 आ गया है। हंगामा है, विपक्ष का विरोध भी है, कुछ सवाल भी हैं, कुछ गैर वाजिब सवाल हैं, कुछ वाजिब सवाल भी हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस को इतनी ताकत दे दी गई है, इतनी शक्ति दे दी गई है कि वो किसी को भी टांग कर ले जाएगी और किसी भी समय ले जाएगी, आधी रात को भी ले जाएगी और फिर जमानत के भी लाले पड़ जाएंगे। तो ऐसी क्या इमरजेंसी है पश्चिम बंगाल में कि इस तरह का कानून लाना पड़ा और पुलिस को असीमित असीमित तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत सारी और अतिरिक्त ताकत दे दी गई है। तो ये सवाल तो कुछ उठेंगे और विपक्ष भी इस पर जरा हो हल्ला कर रहा है। अच्छा, विपक्ष का ये काम भी है कि वो जहां उन्हें दिखाई दे उन सवालों को पब्लिक की तरफ से सरकार के सामने उठाए। तो जरा समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी दो तीन दूसरी खबरें भी हैं। अभिषेक बनर्जी को एक और झटका लगा है हाई कोर्ट से। इसके अलावा हुमायूं कबीर, जो पिछले कुछ दिनों से नतीजे आने के बाद तो वो एकदम फायर दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन हाल के कुछ दिनों में उन्होंने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दी हैं। तो उनको चेतावनी दी गई है चीफ मिनिस्टर की तरफ से और अब हुमायूं कबीर याचक की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा, मैंने तो गुंडों के बारे में कहा, मैंने शुभेंदु अधिकारी के बारे में तो नहीं कहा, चीफ मिनिस्टर के बारे में तो नहीं कहा कुछ भी, लेकिन अगर मेरे ऊपर एक्शन होता है तो हम कोर्ट में देखेंगे, उसका जवाब देंगे। तो इस मुद्रा में है। तो सीधे जुड़ लेते हैं, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंकज विश्वास, वरिष्ठ पत्रकार। तो उन्हीं से सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। पंकज जी, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। पंकज जी, सबसे पहले तो जो एक यक्ष प्रश्न है कि इतना सख्त कानून लाने की जरूरत क्या महसूस हुई? पुलिस को अतिरिक्त शक्तियां क्यों दे दी गई हैं? सर, एक्चुअली पश्चिम बंगाल जो है पिछले कुछ दशकों में रेडिकलाइजेशन का गढ़ बन चुका है और रेडिकलाइजेशन इस हद तक हुआ कि सरकार को पता भी नहीं था। और जब सरकार को पता लगा, एकदम मैं बोलूंगा बुद्धदेव भट्टाचार्य के जमाने में, जब लेफ्ट के जो लीडर्स थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य इंक्लूडिंग, उन्होंने खुद कहा कि जो मदरसा है वो जो जंगीवाद है या जो इस्लामिक टेररिज्म है उसका गढ़ बन चुका है और सीमावर्ती क्षेत्रों के मदरसों को तोड़ देना चाहिए। ये बुद्धदेव भट्टाचार्य का स्टैंड था। उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार आई। ममता बनर्जी ने अहमद हसन इमरान, सिमी के एक सदस्य को, वो प्रतिष्ठाता सदस्य थे सिमी को, उनको राज्यसभा में भेज दिया। बहुत सारे टेररिज्म एक्टिविटी करने वाले लोग तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़ गए, लेकिन ममता बनर्जी ने उनको संरक्षण दिया। आज जो है ये विश्व वृक्ष जो है एक बहुत बड़ा महिरूह बन गया है, वटवृक्ष बन गया है। तो इस पे नकेल कसने की अगर जरूरत तो है ही, और अगर नकेल कसना है तो इस तरीके का एक प्रिवेंटिव एक्ट लाने की जरूरत तो थी, ताकि जो टेररिज्म की गतिविधियां हैं, जो भी रेडिकलाइजेशन की गतिविधियां हैं, उसको एकदम जड़ में ही नष्ट कर दिया जाए, शुरुआत में ही। अगर कोई नया ग्रुप बनता है, नया संगठन बनता है या नए लोग इसके साथ जुड़ते हैं, पुराने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको खत्म करने के लिए तो इसकी जरूरत थी। तो ये जो एक्ट है इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किन के ऊपर इसको टारगेट किया जाएगा, कब टारगेट किया जाएगा। बहुत सख्त कानून है और इस कानून का जो कानून की जरूरत है, इसको लेके तो कोई संदेह है नहीं।
लेकिन इस कानून में एक प्रावधान जो है वो कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है कि इसका कहीं अगर मिसयूज होगा तब क्या होगा। सरकार की तो मंशा सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन पुलिस तंत्र में बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर इस कानून का मिसयूज करे तो बहुत बड़ा एक ब्लंडर हो सकता है। इस कानून में ये प्रावधान है कि 1 साल तक बिना ट्रायल शुरू किए किसी को भी जेल कस्टडी में रख सकते हैं, किसी को भी कस्टडी में रख सकते हैं। और इस कानून के तहत अगर किसी को उठाया गया तो 24 घंटे में ही कोर्ट में पेशी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो प्रावधान है या इस जो ये बिल है, जो एक्ट बनने जा रहा है, कानून बनने जा रहा है, उस कानून के सिर्फ इस पोर्शन में ही थोड़ा संदेह पैदा होता है कि कहीं ना कहीं मिसयूज हो सकता है। लेकिन सरकार का जो उद्देश्य है वो मिसयूज करने का नहीं है, वो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन पे नकेल कसने का है। जितने भी सरकार विरोधी ताकत है, जो भी उपद्रव पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उपद्रव का बहुत पुराना इतिहास है, एकदम अंग्रेजों के जमाने से। तो जब देश स्वाधीन हो रहा था उसी समय से, उसके बाद भी हर एक पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे उसने जब भी अपोजिशन में कोई था तो उसने उपद्रव किया है, सिर्फ बीजेपी को छोड़ के। टीएमसी का भी अगर इतिहास उठा ले, वामपंथियों का तो एकदम रक्तचरित इतिहास है उनका। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस तरीके का कानून लाने का जरूरत था, लेकिन हाँ, मैं फिर कहूंगा कि इस कानून का मिसयूज हो सकता है। सरकार को हमेशा एकदम इसके ऊपर ध्यान रखना होगा कि इस कानून का कभी मिसयूज ना हो, वरना 1 साल तक किसी को भी बिना ट्रायल के अंदर रखना, अगर कोई क्योंकि हमारे देश में जो संविधान है वो यही कहता है, कानून यही कहता है कि लेकिन कोई मासूम, कोई निर्दोष आदमी गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, उसके साथ बैड ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है। मैं दर्शकों को बता दूं, आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं वो झारखंड से, बिहार से, असम से, उड़ीसा से, सिक्किम के साथ जुड़ी हुई हैं और नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अब शंका ये है कि बड़े पैमाने पर जो यहाँ घुसपैठ होती है, जो तस्करी होती है, आप ब्लैंक हो गए हैं पंकज जी। जी, आप एक्चुअल में ब्लैंक हो गए थे, काली हाँ, वो कॉल आ गया कहीं से। ओके, चलो मैं वहीं से शुरू कर लेता हूँ। जी, तो अभी पंकज जी बता रहे थे कि इसमें एक प्रावधान ऐसा है जिसको लेकर के लोगों को शंकाएं हैं और इस बिल में जो एंटी सोशल एक्टिविटीज पर रोक लगाने के लिए जो कड़े प्रावधान किए गए हैं, उनमें बिना ट्रायल के 12 महीने तक प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान शामिल है। इसी का जिक्र अभी पंकज जी कर रहे थे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने इस बिल को पेश करते हुए कहा कि इस कानून का मकसद राज्य में गुंडई, दंगे और हर तरह की हिंसा को रोकना है। अगर केवल इन 3 चीजों के लिए उसको लाए हैं, यानी गुंडई रोकना है, दंगे रोकने हैं और हर तरह की हिंसा को रोकना है, तब तो ये एश्योरेंस भी उनकी तरफ से मिल ही गया है पंकज जी कि किसी को बेवजह उठा करके अंदर नहीं रखा जाएगा।
सर ये तो सही है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर वर्तमान जो कानून व्यवस्था है उसमें जब तक हिंसा या जब तक क्राइम नहीं होता है तब तक तो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती है। एक क्राइम होता है उसके बाद पुलिस गिरफ्तार करती है। लेकिन अभी सर जमाना बदल गया। अभी पुलिस के पास इतना इस तरीके का इक्विपमेंट है या इस तरीके का सोर्स नेटवर्क है जिसकी वजह से पुलिस जो है पहले ही किसी भी कोई भी अगर एक बड़ा क्राइम हो रहा है, मान लीजिए कहीं पे दंगा हो रहा है, तो दंगा तो 1 मिनट में भड़कता नहीं है। उसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है, फेसबुक पे, तो व्हाट्सएप पे या किसी भी सोशल नेटवर्क से लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है। फिर एक जगह जाते हैं लोग, फिर दंगा करते हैं। दंगे का भी अलग-अलग तरीका होता है, अलग-अलग टारगेट होता है। तो ये जो एक बड़ा समय होता है उसमें पुलिस मैक्सिमम केसेस में मैं ये कहूंगा कि पुलिस को पता लग जाता है कि वहां कुछ ना कुछ होने वाला है, इसीलिए दंगा से पहले ही पुलिस को डिप्लॉय किया जाता है। लेकिन जब तक कुछ नहीं होता है तब तक उठाने का कानून फिलहाल पश्चिम बंगाल में उस तरीके का कोई कानून है नहीं। तो ये एक बड़ा अवसर होगा पुलिस के लिए कि जब लोग दंगा भड़काने की कोशिश शुरू करते हैं उसी समय पुलिस अगर एक्टिवली उनको उठा ले या एक्टिवली उनको रोकथाम इस कानून के अंतर्गत किया जा सकता है। ये तो एक अच्छा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये पुलिस को इतना ज्यादा एनफोर्स करेगा कि दंगा से पहले ही अगर पुलिस की मंशा सही हो तो पुलिस उनको उठा लेगी और उस पर फिर कार्रवाई कर सकती है। क्योंकि मालदा मुर्शिदाबाद में हर साल तो दंगा होता ही रहता है और हर 1-2 महीने 3 महीने के अंतराल में ममता बनर्जी के समय पे होता था। हाँ, ये सच है कि शुभेंदु अधिकारी की सरकार यानी बीजेपी जीतने के बाद, बीजेपी सरकार आने के बाद अभी तक उस तरीके का बड़ा दंगा हुआ नहीं है। लेकिन ये भी है कि जब देख लीजिए कि पार्क सर्कस में एकदम पहली जुम्मा को शुभेंदु अधिकारी जीतने के बाद या बीजेपी जीतने के बाद पहले ही शुक्रवार को वो लोग भड़क गए थे, दंगा भड़काने की कोशिश हुई थी, दूसरे शुक्रवार को भी हुई थी। तो अगर इस तरीके का प्रिवेंटिव एक्ट अगर होता तो पहले ही जो लोग वहां पर दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे उनको अगर उठा लेते तो लोग वहां पर पत्थर लेकर उपस्थित ही नहीं हो पाते। तो पश्चिम बंगाल के जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार इस कानून की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मैं तो कहूंगा कि लेफ्ट के जमाने में ही इस तरीके का कानून लाना चाहिए था ताकि इतने सालों से हिंदुओं ने जो दंगे का अत्याचार सहा है, लोग बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आ गए लेकिन वो दंगा का जो उनके साथ जो होता था या उनके साथ जो दुर्व्यवहार था वो इतने दिनों तक नहीं रुका। ये कानून आने के बाद इतना तो निश्चित है कि लोग जरूर इस कानून से डरेंगे क्योंकि ये इतना सख्त कानून है कि इसमें 1 साल तक बिना ट्रायल के अंदर रहना पड़ेगा। ट्रायल ही शुरू होगा 1 साल के बाद, कभी किसी को भी उठा सकते हैं, इसके लिए नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद संपत्ति क्रोक हो जाएगा, संपत्ति बुलडोज हो सकता है। अगर किसी की क्षति हुई, अगर दंगा हो ही गया तो क्षति हुई, उस क्षति की भरपाई करने के लिए जिन लोगों ने क्षति की है उनका ही फिर संपत्ति उसको नीलाम करके उसको उन लोगों की भरपाई होगी। तो ये कानून मतलब बहुत बड़ा ये एक बहुत बड़ा पदक्षेप होने जा रहा है कि बंगाल में किसी भी तरह की हिंसा जो है उसको रोकने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। पंकज जी, आपने भी एक प्रोग्राम में मेरे साथ ये कहा था कि अगर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बनती और ममता की ही सरकार आती तो हम जैसे लोगों को भी राज्य छोड़ करके किसी दूसरे राज्य में जाकर के शरण लेनी पड़ती या हो सकता है विदेश में चले जाते और ये तमाम तरह के जो मुकदमे लाद दिए गए थे उनसे किसी तरीके से छुटकारा पाते। क्या वाकई पश्चिम बंगाल में हालात बहुत ज्यादा खराब कर दिए गए थे और एक डेमोग्राफी चेंज करने की साजिश थी, जो एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की साजिश थी, उसका भी हिस्सा यहाँ का सिस्टम बन गया था। अब उन सब चीजों को यानी घुसपैठियों को भी बाहर करने के लिए, दंगाइयों को भी नियंत्रित करने के लिए, समाज में सुकून पैदा करने के लिए, निवेश का माहौल बनाने के लिए ये सब स्टेप अब बहुत नेसेसरी हो गए हैं, जरूरी हो गए हैं। सर ये तो सच है, अगर बीजेपी की सरकार ना आती तो हम जैसे कंटेंट क्रिएटर, जर्नलिस्ट या कोई भी जो सत्ता जो टीएमसी जिस तरीके से सरकार चला रही थी उसके खिलाफ जो भी आवाज उठा रहे थे, वो पॉलिटिकल पर्सन हो, नॉन पॉलिटिकल पर्सन हो, सोशल एक्टिविस्ट हो या हमारे जैसे जर्नलिस्ट, रिपोर्टर या किसी भी खेमे के लोग जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे या उनके खिलाफ
सरकार के खिलाफ मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा सरकार जो बुरा काम करे तो उसके खिलाफ। तो इन लोगों को जरूर दे बंगाल तो छोड़ दीजिए, देश छोड़ देना पड़ता, क्योंकि किसी भी राज्य में अगर रहते तो वहां से सरकार उठा लेती अलग अलग इस तरीके का केस कि वो देखने में तो अलग अलग था, होता फॉल्स केस ही। तो ये तो था। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों का तो छोड़ दीजिए, हिंदुओं का ही जीना दूभर हो जाता जिस तरीके से, क्योंकि ममता बनर्जी बार बार कह रही थी कि वो हिंदुओं को ही तो टारगेट कर रही थी। अपना धरना, लास्ट जो धरना मंच उन्होंने किया हारने से पहले, उस पर भी उन्होंने कहा था कि एक गुट या एक संप्रदाय अगर मन बना ले तो 1 सेकंड में किसी भी संप्रदाय का 12 बजा सकता है। तो इससे पहले भी ममता बनर्जी ने बहुतों बार कहा है कि जब भी शुक्रवार आता है तो वो लोग थोड़ा उत्तेजित हो जाते हैं। मतलब ये उत्तेजना जो है, दंगे भड़काना, लगता है कि ये किसी तरह का खेल हो, कि मन होता है कि अरे चलो शुक्रवार है, चलो आज थोड़ा दंगा खेलते हैं। और ममता बनर्जी पूरी तरीके से उनको सपोर्ट करती थी। अगर वो बोल रही है कि शुक्रवार को दंगा होता है, उनको दंगा करने का मन होता है, तो जो भी हो दंगाई, तो एज अ पुलिस मिनिस्टर, पुलिस मंत्री, उनको तो रोकना चाहिए था वो, लेकिन वो रोकथाम करती नहीं थी। वो तो कहती थी हम तो जो गाय दूध देती है उसका लात खाने में कोई हर्जा नहीं है। तो ये तो परिस्थिति था ही। और सबसे बड़ी बात है कि अच्छा है कि ममता बनर्जी चली गई बोल के हिंदुओं को यहाँ जो है कम से कम सुकून का राहत ले रहे हैं हिंदू, क्योंकि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो पूरे तरह से हिंदू वोट बैंक था। बीजेपी को इससे पहले 40-41% तक जो वोट आता था वो पूरी तरीके से हिंदुओं का वोट था। मुसलमान का 0.005% अब आज भी बीजेपी को वोट नहीं करता है। और तृणमूल कांग्रेस खुद को एक मुस्लिमों का रहनुमा के तौर पे खुद को प्रोजेक्ट करती थी। तो मुसलमान भी जो थे वो भी सोचते थे कि बीजेपी आ जाएगी तो हम ये करेगी, ममता बनर्जी उन लोगों को भी डरा के रखती थी। तो वो भी इस बार ये होता कि अगर बीजेपी हार जाती तो वो पलटवार करते बीजेपी और हिंदुओं दोनों के ऊपर, क्योंकि हिंदू उनको वोट देता है। तुम बीजेपी को जिताने की कोशिश कर रहे हो तो ठीक है, तुमको सहना पड़ेगा ममता के राज में। तो ये तो एक था ही। और ममता बनर्जी का जो ये ग्रेटर बांग्लादेश का जो थ्योरी था, वो तो देख लीजिए, वो तो उनके पॉलिटिकल रवैये से ही पता लगता है। ममता बनर्जी 1998 में जब उन्होंने तृणमूल कांग्रेस किया, हर प्रोग्राम में वो जनगण मन से शुरू करती थी, वंदे मातरम से अपना प्रोग्राम को एंड करती थी, एकदम 1998 से। लेकिन अचानक 2014-2015 के बाद वो अचानक पूरा बांग्लादेश का पूरा स्लोगन धीरे धीरे वो टीएमसी में घुसाती चली गई। पहले वो बोली माँ माटी मानुस। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि ये बीएनपी की चेयरपर्सन खालिदा जिया का स्लोगन था, माँ माटी मानुस। पहला स्लोगन टीएमसी जब पावर में आई 2011। उसके बाद चलिए वो तो ठीक है, एक स्लोगन था। उसके बाद ममता बनर्जी ने वंदे मातरम, जनगण मन अपने प्रोग्राम से हटाना शुरू कर दिया। प्रोग्राम शुरू करती थी तो भी जनगण मन नहीं होता था, प्रोग्राम एंड होता था तो भी वंदे मातरम नहीं होता था। वो क्या बोलती थी? जय बांग्ला। जय बांग्ला सब लोगों को पता है 1971 में शेख मुजीबुर रहमान का स्लोगन है, और ये आज भी बांग्लादेश में अवामी लीग यूज करती है इस स्लोगन को, जय बांग्ला। दूसरी पार्टियां भी बोलती होंगी, लेकिन ये उनका एक तरीके से उनका इस पे हो सकता है कि कॉपीराइट टाइप का, या उनका स्लोगन है, इसको मान लिया जाए। उसके बाद खेला हो गए, समीम उस्मान का स्लोगन है। जितना भी ममता बनर्जी स्लोगन यूज करती थी सारा कुछ बांग्लादेश का था। और वो आप जब शेख हसीना जब वहां से हट रही थी, या शेख हसीना को जब हटाया जा रहा था, तो उससे पहले जब शेख हसीना बहुत ज्यादा अपने ही लोगों पे टॉर्चर कर रही थी या गोलियां चलवा रही थी, उस समय ममता बनर्जी बोल रही थी कि अगर वहां पर किसी को समस्या है, यानी कि बीएनपी जमात को अगर समस्या हो रही है तो हमारा दरवाजा खुला, चले आइए। लेकिन जब शेख हसीना जब आउट हो गई उसके बाद उन्होंने बोला नहीं साहब। उस समय जब जमात और बीएनपी थोड़ा सुकून में आ गया, और जब अवामी लीग प्रॉब्लम में आ गया, हिंदू प्रॉब्लम में आ गए, आपने देखा होगा हजारों हिंदू बॉर्डर पर लाइन लगा के बीएसएफ से गुहार लगा रहे थे कि साहब हमको अंदर आने दीजिए। तब ममता बनर्जी बोलते नहीं ये तो हमारा मैटर नहीं है। जब हिंदू आने की कोशिश कर रहा था तब ये उनका मैटर नहीं था, जब जमात और बीएनपी के लोग आने की कोशिश कर रहे थे तब ये उनका मैटर था। तो ममता बनर्जी का तो ये एक पॉलिटिकल जो उनका ये है, वो तो जमात के साथ अलाइंड है। और आज मैं ये एक और आज बता दूं सर कि आज एक काउंसिलर पकड़ा गया है। इसके भी जो तार है ये इस बार टीएमसी के अंदर, मैं बार बार आपके शो पे भी मैंने कहा है कि टीएमसी
का जो फंड है उसको चेक करना चाहिए, क्योंकि इसमें बाहर का इलीगल पैसा है। इसमें भारत सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए ममता बनर्जी को पैसा भेजा गया था। आज शम्स इकबाल पकड़ा गया है, उसके भी तार जुड़े हुए हैं दुबई के साथ। इस बार पैसा दुबई से जो आया था ममता बनर्जी के अकाउंट में, ये आने वाले दिनों में देखिएगा, ये शम्स इकबाल का ये जो कनेक्शन है वो सामने आएगा। ममता बनर्जी यूएसए से पैसा ली है, ममता बनर्जी पाकिस्तान, दुबई, ये जो उनका जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क से पैसा आया है इस रीजन को डिस्टेबलाइज करने में। ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, ये एक बहुत बड़ा खुलासा बहुत जल्द होगा। शम्स इकबाल तो एक छोटा सा चिंदी चोर है, उसके थ्रू पैसा आया था, लेकिन जिसने पैसा भेजा, जहां से भेजा, वो सारा कुछ खुलेगा। ममता बनर्जी वाज अ टूल किट जो यूज हो रही थी, और उनको लग रहा था कि वो यहाँ पे सत्ता चला रही है, उनको यूज किया जा रहा था टूल किट के द्वारा। वो सब खुलासा होगा सर। बहुत बड़ा संकेत आप दे रहे हैं दर्शकों को भी, और हमें भी उसका इंतजार रहेगा। और उसका क्या हुआ यूसीसी बिल का, पंकज जी? बड़ी चर्चा थी मीडिया में कि सोमवार को आने वाला है। सर यूसीसी इसको टाल दिया गया है, इस तरीके से मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अगस्त में ये आएगा। और शुभेंदु अधिकारी जी ने आज विधानसभा में ये कहा है कि इस यूसीसी को पश्चिम बंगाल के रूप में या पश्चिम बंगाल के हिसाब से ढालने के लिए रंजना देसाई के नेतृत्व में एक कमेटी बना दी गई है, और अगस्त में ये बिल पश्चिम बंगाल के विधानसभा में टेबल किया जाएगा। और ये क्या जानकारी है कि अभिषेक विदेश जाना चाहते थे, भागना चाहते थे, हाई कोर्ट ने उनकी अर्जेंट याचिका सुनवाई के योग्य नहीं मानी और कहा कि जब मेरिट पर आएगी, जब सूची पर आएगी, तभी इसकी सुनवाई करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। सर आपको पता ही होगा कि अभिषेक बनर्जी ने एक पिटीशन लगाया था कि उनको फिर से बाहर जाना है, उनको ट्रीटमेंट कराने के लिए, और उनकी जो याचिका थी उस समय खारिज हो गई थी, उनको उस समय नहीं दिया गया था। फिर अभिषेक बनर्जी ने फिर याचिका लगाई है कि वो जो केस जो सुनवाई हो रहा था, क्योंकि वो सुनवाई तो फिर बहुत लंबा उसका डेट है, तो वो चाह रहे थे कि इसको फिर जल्दी जल्दी सुनवाई हो जाए, और जल्द से जल्द उनको जो है वो विदेश जाने का, उनको चूंकि कोर्ट से परमिशन लेके ही वो बाहर जा सकते हैं, तो कोर्ट से परमिशन लेके वो जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जस्टिस सौगतो भट्टाचार्य कोलकाता हाई कोर्ट, उन्होंने माननीय विचारपति जी ने कहा है कि इसकी जल्द सुनवाई होने का कोई चांस नहीं है, और मेरिट के हिसाब से जब डेट इसका है आना है उसी समय इसकी सुनवाई होगी। वो जल्द फास्ट ट्रैक इसकी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट मैटर कोलकाता हाईकोर्ट के लिए नहीं है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि उनकी पत्नी का भी जो है वो बाहर जाने का जो उनको कोर्ट से परमिशन चाहिए था, उनको भी नहीं मिला है। उनकी पत्नी, उनके बच्चे को भी नहीं मिला है, उनको भी नहीं मिला है। तो ये पूरा फैमिली जो बाहर जाने की फिराक में था, वो फिलहाल तो बंद हो गया है। अभी तो भारत से लीगली तो नहीं भाग सकते या लीगली नहीं जा सकते, ये पूरा बहाना है। फैमिली को उनकी पत्नी को अपने मायके जाना है, वो भी सेम टाइम में बच्चों को लेके जाना है, और इनको जो है ये तो जाते ही रहते हैं, हर साल में 1-2 बार इधर उधर जाते ही रहते हैं, वाया दुबई होके वो अमेरिका जाते हैं। किस कारण से जाते हैं पता नहीं, इनको अमेरिका क्यों इतना सुहाता है। मार्को रूबियो भी आते हैं तो बंगाल ही आते हैं, उनको दिल्ली नहीं सुहाता है, राजस्थान नहीं अच्छा लगता है, को मध्य प्रदेश अच्छा नहीं लगता है, उत्तर प्रदेश अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ बंगाल ही अच्छा। पहले इधर आते हैं, फिर हिलारी क्लिंटन भी जब आती थी तो पहले कलकत्ता आती थी, उसके बाद जाती थी। पता नहीं इन लोगों को इतना अमेरिका से प्यार क्यों है। तो जो भी हो, फिलहाल तो वो जा नहीं सकते हैं देश से बाहर। बिल्कुल। और ये हुमायूं कबीर का क्या प्रकरण है? आज तो उनका एक लंबा चौड़ा सफाई भी आई है। उन्होंने देखिए क्या कहा है। जी। उन्होंने कहा है, मैंने गुंडों के खिलाफ बहुत कुछ बोला है, ये सब नई बीजेपी बन गए हैं। बीजेपी की जीत के बाद जो लोग दूसरी पार्टियों से आए हैं और गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने उनके खिलाफ बोला है। मैंने मुख्यमंत्री या शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। सर ये तो सच है कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कुछ नहीं कहा है,
और ये भी सच है कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कुछ बोलने का हिम्मत भी नहीं है। लेकिन उन्होंने जब भाषण दिए थे 2 बार इस तरीके का उन्होंने भाषण दिया था। तो दोनों बार उन्होंने कहा था कि बीजेपी छाल चामड़ा छाड़िए देबो, मतलब बीजेपी के जो लोग हैं उनके पीठ से उनकी चमड़ी उधेड़ देंगे। तो उन्होंने तो ये नहीं कहा था कि नए बीजेपी की चमड़ी उधेड़ देंगे या 4 मई के बाद जो लोग बीजेपी बने हैं उनकी चमड़ी उधेड़ देंगे। तो ये डर चुके हैं, इनको पता है कि इनके ऊपर एक्शन होगा, इसलिए सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं। सर एक्चुअली बहुत बड़बड़ुआ इंसान है, हमेशा कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा बोलता रहता है और हमेशा मीडिया में वो आने की कोशिश करता है, फिर इस तरीके का वो दुहाई देता है, इस तरीके की सफाई देने की कोशिश करता है। इससे पहले भी सर याद होगा बहुत उसको लेके आलोचना हुई थी। ममता के जमाने में उन्होंने एक बार कहा था कि मुर्शिदाबाद में हम यानी मुसलमान 70% है और वो यानी हिंदू 30% है, उनको काट के हम जब चाहे भागीरथी में यानी गंगा में बहा दे सकते हैं। तो वही आदमी ये हुमायूं कबीर है और ये वही हुमायूं कबीर है जो एक जमाने में बीजेपी ने इसको शरण दिया था, इसको टिकट भी दिया था। और ये वही हुमायूं कबीर है कि जरूरत जब इसको थी तो वो कांग्रेस में भी था, तो वो कांग्रेस बीजेपी होते हुए टीएमसी में गया है। तो ये हुमायूं कबीर है, इसी तरीके का इंसान है। ये गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से ये रंग बदलने वाला इंसान है। तो ये जो सफाई दे रहा है उससे कुछ काम होगा या नहीं, वो तो शुभेंदु अधिकारी जी ने स्पष्ट कह दिया है कि उनके खिलाफ जो है 2 एफआईआर हुए हैं और एक एफआईआर हुआ है रेजीनगर थाने में, एफआईआर नंबर है 219/226 और एक शक्तिनगर थाने में हुई है, उसका एफआईआर नंबर है 176/226। और शुभेंदु अधिकारी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मान लीजिए यही उनका लास्ट जो भाषण है, इसी तरीके से बिना लगाम के अगर कोई बोलने की कोशिश करेगा तो उसको 25 बार सोचना चाहिए कि ये वो जमाना नहीं रहा। इसीलिए शुभेंदु जी ने कह दिया है कि इसीलिए उनकी अब किल्ली निकलनी शुरू हो गई है, घिग्गी बन गई है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज विश्वास जी जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को अपडेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।